बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जॉन मिल्टन की पैराडाइज़ लॉस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लासिकल पोइट्री में जॉफ्री चौसर के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर कह लें या जो पोएम कह लें वो पैराडाइज़ लॉस्ट है जॉन मिल्टन की, और ये तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ ओवरव्यू लेना है। जॉन मिल्टन कौन है, उसने पैराडाइज़ लॉस्ट क्यों लिखी है, पैराडाइज़ लॉस्ट लिखने का मकसद उसका क्या था, पैराडाइज़ लॉस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये कि पैराडाइज़ लॉस्ट का एक सिंपल ओवरव्यू के उसमें समरी क्या है, प्लॉट समरी, उसको हमने सिंपल समझना है। डिटेल में आज हम बात नहीं कर रहे, सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है, राइटर पे और उसके वर्क पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉन मिल्टन कौन है। जॉन मिल्टन एक इंग्लिश पोइट है, बहुत ज़हीन बंदा था। उसका टाइम पीरियड 1608 से लेकर 1674 तक का है, और विलियम शेक्सपियर के बाद इंग्लिश लिटरेचर में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटर माना जाता है। फर्स्ट पे विलियम शेक्सपियर का दर्जा है और सेकंड पे जो है इसको समझा जाता है जॉन मिल्टन को। उसकी एपिक पैराडाइज़ लॉस्ट, उसकी क्लासिकल ट्रेजेडीज सैमसन और उसकी पेस्टोरल एलिजी लाइसिडास वगैरह जो हैं वो इंग्लिश में अपने काइंड की ग्रेटेस्ट पोइम्स मानी जाती हैं। यानी कि उसने चाहे एलिजी लिखी, उसने ट्रेजेडी लिखी या उसने एपिक पोइट्री लिखी, उसने हर जगह पर अपना सिक्का बनवाया। जिस भी किस्म की शायरी उसने की, उसने ऐसी कमाल की कि उसने अपना नाम छोड़ दिया। उस दर्जे का, उस लेवल का बंदा शायद कोई आ पाया हो। मिल्टन ने अपने एक ग्रैंड स्टाइल में लिखा। उसका जो स्टाइल था वो बाकी सबसे हटके था। उसके स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। उसमें रेफरेंसेस होते हैं, उसमें हवाले होते हैं, उसमें मुश्किल वोकैबुलरी का इस्तेमाल होता है, कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड सिमिलीज होती हैं, इमेजिनेशंस, इमेजेस, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि ऑर्नामेंटल उसकी जो राइटिंग है बहुत बना संवार के लिखा है। मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, हवाले दिए गए हैं, सिमिलीज का इस्तेमाल है, मेटाफर्स का इस्तेमाल है। ग्रामर का जो स्ट्रक्चर उसने सिंपल वाला इस्तेमाल नहीं किया बल्कि घुमा फिरा के लफ्ज़ों को बहुत मुश्किल तरीके से इस्तेमाल किया। और ये जो उसका स्टाइल है, ये उसका स्टाइल ग्रैंड स्टाइल कहलाता है। मिल्टन का स्टाइल इंग्लिश लिटरेचर में एक लैंडमार्क के तौर पे जाना जाता है कि इसका जो स्टाइल है वो बहुत आला दर्जे का है, बहुत पढ़े लिखे वाला, बहुत जिसे कह लेना कि बना संवार के लिखने वाला इसका स्टाइल है। आम कोई इतना अच्छे लेवल तक का कोई राइटर और हुआ नहीं कि वो इतने ग्रैंड स्टाइल में लिख सके, इतना रिच स्टाइल हो, इतना बड़ा थीम हो। तो इसलिए इसका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और इसके स्टाइल को हम ग्रैंड स्टाइल कहते हैं। आगे हम इसकी एपिक पोएम देख लेते हैं। पैराडाइज़ लॉस्ट जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स जिसकी कोई प्रॉपर राइम स्कीम, कोई वर्स वगैरह नहीं होती है, ठीक है, और ओवर 10 चैप्टर्स या तकरीबन 12 बुक्स पर ये डिपेंड करती है। और ये ऐसे टाइम में लिखी गई थी जब रिलीजियस और पॉलिटिकल हालात जो थे इंग्लैंड के वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। पैराडाइज़ लॉस्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। पैराडाइज़ लॉस्ट जॉन मिल्टन की एक लॉन्ग एपिक पोइम है जो कि तकरीबन 12 बुक्स पर लिखी गई है, और इसकी जो लाइंस हैं तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इसकी लाइंस हैं। यानी कि इंग्लिश की हिस्ट्री में बहुत लंबी तरीन ये पोइम है, ठीक है। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1667 में। और मिल्टन की ये पोइम किस थीम पर है, किस टॉपिक पर है? पहली बात तो ये देखती है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंसान की या शैतान की अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए। आप क्या गलत काम के लिए भी डिटर्मिन्ड हो जाओ तो क्या वो ठीक है? और अगर आपकी डिटर्मिनेशन अच्छी है, आपका काम भी अच्छा, तो क्या वो ठीक है? आपका काम का लेवल और डिटर्मिनेशन दोनों चीज़ों को उसने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद उसने गॉड की जस्टिस को एक्सप्लोर किया है, कैसे आदम और ईव की कहानी को बता के। अब ये जो हम मुस्लिम्स भी कुरान पाक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा का किस्सा सुनते आए हैं, लेकिन क्रिश्चियंस का बिलीव उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने जब इस पैराडाइज़ लॉस्ट को पढ़ना है, हमने इस क्रिश्चियन हिसाब से पढ़ना है, लेकिन आपने अपने नज़रियात को ख़राब नहीं होने देना। तो बहरहाल जो पैराडाइज़ लॉस्ट है ये गॉड की जस्टिस को एक्सप्लोर करती है कि शैतान ने अगर गलत किया तो फिर उसके साथ खुदा ने इंसाफ किया, या इंसान ने अगर कुछ गलत किया तो उस पर खुदा ने जो भी अपने तरीके अपनाए तो क्या वो ठीक हैं, गलत हैं, वो उसको डिस्कस करता है। कैसे? क्रिएटिव रिटेलिंग के ज़रिए फॉल ऑफ एडम एंड ईव का, एडम और ईव का जो फॉल है जन्नत से, उसके बारे में बात करके फिर ये सेल्फ डिटर्मिनेशन और गॉड की जस्टिस को डिस्क्राइब करता है। थीम जो है उसकी अपनी लाइफ से रिलेटेड रहता है, क्योंकि जॉन मिल्टन जो है वो ख़ुद उसके अंदर जो उसकी रियल लाइफ में जो चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें पैराडाइज़ लॉस्ट में दिखती हैं। जैसे कि जब वो पैराडाइज़ लॉस्ट में स्टार्ट में म्यूज़ को कहता है
उसकी जो पोइट्री की देवी को बात करता है कि मुझे हेल्प करो ताकि मैं देख सकूं। तो यहाँ पर हमें एक एल्यूजन, एक हवाला मिलता है इस चीज़ का कि जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लाइंड हो रहा था तो उसने उस चीज़ की बात की है। फिर उसके बाद ये है कि वो इंग्लिश मोनार्की जो उस वक्त किंगशिप थी उसके वो काफ़ी ख़िलाफ़ था। तो फिर यहाँ पर हमें उसके भी कहीं ना कहीं हवाले मिलते हैं। वो जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में तो हमें पता चलेगा। मिल्टन की जो ब्लैंक वर्स है वो भी मेटाफोरिकल और लिटरल है, ठीक है। इसको ये हम सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपने इसका सिर्फ ओवरव्यू लेना है। 10 सिलेबल की लाइन में लिखी गई है, कोई राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि मिल्टन को बॉन्डेज जो है वो बुरी लगती थी। ये बिल्कुल बॉन्डेज उसको ऐसी लगती थी जैसे एक शहरी बाउंड होता है किंग के हाथों में। तो ये इसका ओवरव्यू है, ठीक है। 12 बुक्स पर ये लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। इसमें एडम और ईव के फॉल का किस्सा बताकर खुदा के वेज को जस्टिफाई किया गया है। इंसान की सेल्फ डिटर्मिनेशन पे बात की गई है, ठीक है। इसमें उसकी ज़ात के भी हमें हवाले मिलते हैं। ये हमने ओवरव्यू ले लिया। अब उसने ये क्यों लिखी थी? मिल्टन का गोल था पैराडाइज लॉस्ट लिखने में कि वो स्पिरिट और इन्वायरमेंट जो है अपनी सोसाइटी का, अपने रिलीजन का, उसको कैप्चर कर सके। जो उस वक़्त के हालात हैं, रिलीजियस हालात हैं, या उस वक़्त के जो किंग के हालात हैं, ठीक है, सोसाइटी में उस वक़्त क्या चीज़ अच्छी हो रही है, क्या चीज़ बुरी हो रही है, वो उसको कैप्चर करना चाहता था अपनी पोइम में। तो वो चीज़ उसने की है। जैसे कि ग्रीक सिविलाइजेशन में होता था, ग्रीक लैंग्वेज में एपिक पोएम्स लिखी जाती थी। तो उसको उनसे ही इंस्पायर होकर उसने ये क्या किया कि उसने अपनी एपिक पोएम लिखी, और उसका मकसद ये था कि आसपास जो भी हो रहा है वो उसको अपनी पोइट्री में कैप्चर करे। तो मिल्टन उसमें सक्सीड भी हो गया। पैराडाइज लॉस्ट जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ पोइट्री एवर रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज मानी जाती है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतरीन शाहकार शायरी में माना जाता है, ठीक है। और ये इसने क्या किया है, बहुत सारे नए जो कैरेक्टर है इसमें, एक लूसीफर का, शैतान का जो कैरेक्टर है वो अभी भी आज भी हमें नज़र आता है। वो इतना वाइब्रेंट उसने कैरेक्टर बनाया था, ठीक है। मिल्टन का जो वर्क है वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट ने नए वर्ड्स और कॉन्सेप्ट दिए इंग्लिश लैंग्वेज को। स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसकी पैराडाइज लॉस्ट से 630 नए वर्ड्स लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेज में नए वर्ड 630 इंग्लिश लैंग्वेज में नए वर्ड्स आए, लिंग्विस्टिक्स कॉन्सेप्ट्स आए, यानी कि ग्रामेटिकली, लिंग्विस्टिकली इसने बहुत सारी मॉडिफिकेशन की, लैंग्वेज में बहुत कुछ दिया। पैराडाइज लॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको पॉलिटिक्स में, लॉ में, लिटरेचर में काफ़ी कोट किया जाता है। और ये अपने पब्लिश होने के 350 साल के बाद भी इसका असर रहा अपने कल्चर पे। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर की ये एक ट्रू क्लासिकल पोइम है। अब हम इसकी प्लॉट समरी देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला लेक्चर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है, आपको पता चल जाए राइटर के बारे में और उसके वर्क के बारे में। इसमें याद वगैरह कुछ नहीं करना, तो परेशान नहीं होइएगा। प्लॉट समरी हम देख लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो है रिक्रिएट करती है बिब्लिकल स्टोरी, बिब्लिकल यानी बाइबल की, इंजील की स्टोरी को दोबारा से ये बताती है कि किस तरह से इंसान का फॉल हुआ। पहले फॉल से स्टार्ट करते हैं बात को कि जब रेबल एंजल्स जो हैं, बाकी फरिश्ते, वो जन्नत से निकाले गए। उसके बाद फिर जो है ना इंसान का किस तरह से फॉल हुआ। आपने इसको क्रिश्चियन वर्क के तौर पे लेना है। ये क्रिश्चियंस के बिलीव्स हैं, ये मुस्लिम्स के बिलीव्स नहीं हैं, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ। तो स्टार्ट यहाँ से होता है कि जो शैतान है वो खुदा का बहुत ज़्यादा पसंदीदा और करीबी फरिश्ता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो खुदा से नाराज़ हो जाता है जब खुदा अपना बेटा बनाता है, नाउज़ुबिल्लाह। जब वो खुदा अपना बेटा बनाता है और उससे प्रोक्लेम करता है कि ये लीडर होगा। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात ये लोग कर रहे हैं, जिनको ये क्राइस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जब उनकी पैदाइश होती है, मतलब एज सच पैदाइश नहीं हुई, दुनिया में उनका अभी आना नहीं हुआ। उनका कहना यह है कि आसमानों पर जब उनको बनाया गया तो वहाँ पर शैतान नाराज़ हो गया कि इनको क्यों पावर दे दी है। तो फिर जो है शैतान अपनी अथॉरिटी और पावर को एम्फसाइज़ करता है और अपने साथ कुछ दूसरे बागी फरिश्तों को इकट्ठा कर लेता है खुदा के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ने के लिए। और फिर वहाँ पर जो है ना लड़ाई होती है जन्नत में फरिश्तों के दरमियान, जो खुदा के मानने वाले हैं और जो ये रेबल एंजल्स हैं शैतान की साइड पर। और इसके एंड में डेथ तो नहीं होती, क्योंकि डेथ उस वक्त तक बनी नहीं थी, लेकिन पेन बहुत होता है, तबाही बहुत होती है। तो फिर उस दौरान ये होता है कि जो सन होता है, क्राइस्ट जो है, वो क्या कहते हैं, वो डिफीट कर देते हैं, रेबल्स को हरा देते हैं और फिर उनको जहन्नुम में फेंक दिया जाता है, ठीक है। इस वॉर के बाद खुदा जो है पहले इंसान को बनाते हैं, एडम को। एडम लॉनली होता है तो फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको एक कंपेनियन दी जाए। तो फिर ईव का जन्म होता है, हवा का, आदम के फ्लैश से, आदम के ही गोश्त से। ईव ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है और वो एडम से बहुत प्यार करती है। उसके अंदर नॉलेज के लिए हंगर और प्यास भी है, यानी कि वो जानना चाहती है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती है। एडम और ईव का जो स्टार्ट में रिलेशनशिप होता है खुदा के साथ, वो बड़ा अच्छा होता है। वो पैराडाइज में रहते हैं, जन्नत में रहते हैं, और वहाँ के भी एक गार्डन ऑफ ईडन में रहते हैं।
खुदा उनको सारी पावर्स दे देता है कि आप सब क्रिएशंस पर रूल करें, हुकूमत करें, लेकिन सिर्फ एक कमांड देता है कि आपने जो है ना फ्रूट नहीं खाना, ट्री ऑफ नॉलेज का फॉरबिडन फ्रूट है, ये आपने नहीं खाना, अगर आप ये खाओगे तो आप मर जाओगे। मीनवाइल इसी दौरान क्या होता है, जहन्नुम में शैतान जो है एक प्लान बनाता है कि अब हमें, चूँकि खुदा ने शिकस्त दी है, तो खुदा ने जो नई मखलूक बनाई है इंसान, हम खुदा को तंग करने के लिए, पेन देने के लिए, टॉर्चर करने के लिए मेंटली हम क्या करेंगे, उसकी बनाई हुई मखलूक को ही तंग करके जो है अपना रिवेंज लेंगे। तो वो इस तरह से प्लान बनाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो फिर ये लुक आउट करते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ पर जो है ना एडम और ईव को रखा गया है। फिर जब वो उनको ढूंढ लेते हैं तो फिर वो उन पर खुदा की फेवर को जब देखते हैं शैतान, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उसको जो है ना जेलसी होती है। फिर वो ना उन लोगों को एक दिन बात करते हुए देख लेता है कि वो फॉरबिडन फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने ये नहीं खाना। अब उसको प्लान मिल जाता है कि यार मैंने इनको फॉरबिडन फ्रूट खिला के ही खुदा की नज़रों से गिराना है। तो फिर वो क्या करता है, वो अपने आप को एक सांप का रूप देता है और फिर वो ना ईव को बहका देता है कि तुम ये फॉरबिडन फ्रूट तो तुम्हें खुदा ने इसलिए मना किया है कि अगर ये तुम खाओगी तो तुम्हारी तो पावर्स बढ़ जाएंगी, तुम तो गॉडेस बन जाओगी, इसलिए तुम्हें तो ईव उसकी बातों में आकर क्या करती है कि वो ना फॉरबिडन फ्रूट खा लेती है। अब जब वो ये खा लेती है तो फिर एडम को पता चलता है कि ईव ने फ्रूट खा लिया। अब वो ये सोचता है कि ईव ने फ्रूट खा लिया तो अब ये तो मर जाएगी, ये मर जाएगी तो मैं अकेला कैसे रहूँगा। तो फिर वो भी उसकी मोहब्बत में ना वो फॉरबिडन फ्रूट खा लेता है। और फिर जब वो दोनों खा लेते हैं, फिर उसके बाद ना उनको एहसास होता है कि हमने गलत किया है। जब वो सोते हैं तो उनको काफ़ी डरावने ख्वाब आते हैं। जब वो उठते हैं तो फिर उनको अपने गिल्ट का एहसास होता है, अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने खुदा को डिसोबे किया, उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया, उन्होंने खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किया। फिर वो माफ़ी मांगते हैं खुदा से। फिर ये है कि इस तरह से मैनकाइंड का फॉल होता है। पैराडाइज लॉस्ट का मतलब है जन्नत खो जाना। तो इस तरह से मैनकाइंड का फॉल होता है कि वो खुदा की नज़र से गिर जाते हैं। फिर शैतान जो है वो हेल में वापस चला जाता है अपनी फ़तह को सेलिब्रेट करने के लिए। वो विक्ट्री स्पीच देता है वहाँ पर अपने फॉलोअर्स के सामने, और जब वो विक्ट्री स्पीच देता है तो वो सब क्या करते हैं, वो स्नेक्स बन जाते हैं जिनके कोई अज़ा नहीं है और जो बात भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या होता है कि खुदा भेजता है एक एंजल को, माइकल को, जिनको हम मीकाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिर वो उनको भेजता है एडम और ईव के पास जन्नत में कि उनको वहाँ से निकाल दिया जाए। तो फिर वहाँ से निकाल के उनको जो है ना अर्थ पर भेज दिया जाए। माइकल उनको शो करता है कि फ्यूचर में अब क्या होगा, ये आपने ओरिजिनल सिन किया है, ये देखें क्रिश्चियन बिलीफ है, मुस्लिम्स का बिलीफ नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपने ये जो सिन किया है, डिसओबे करके फॉरबिडन फ्रूट जो आपने खाया है, अब इस सिन के बदले में दुनिया पर बहुत सारे सिन्स होंगे। और फिर वो उनको आगे का सारा दिखाते हैं, केन और एबल का, यानी कि काबिल और हाबिल का किस्सा भी दिखाते हैं कि ये देखो ये भी इस तरह के भी अब आगे ना सारे सीन्स होने वाले हैं। और फिर वो ये भी दिखाते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है वो अपने आप को पेश करेंगे और वो जो है ना क्रूसीफाई हो जाएंगे सबके गुनाहों की वजह से। ये क्रिश्चियंस बिलीफ है कि क्राइस्ट का जो खून है, जो यानी कि उनको जो फांसी दे दी गई थी इनके बकौल, तो वो उन्होंने ना सबके जो गुनाहों का अपने सर पे भार ले लिया था, और अब ना उनकी वजह से सारी जो क्रिश्चियनिटी है ना वो सारे के सारे माफ़ हो गए। तो फिर वो जो है ना जीसस क्राइस्ट के रिडेम्पशन वाला सीन भी उनको दिखाया जाता है। तो फिर मिक्सचर होता है एक सैडनेस का, होप का, उसके साथ एडम और ईव जन्नत से चले जाते हैं और इस तरह से जो है पैराडाइज उनके हाथों से लॉस्ट हो जाती है। ये सिंपल समरी थी, एक ओवरव्यू था। इसको भी हम डिटेल में बुक 1, बुक 2, बुक 3 के हिसाब से डिस्कस करेंगे और इसके जितने क्रिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।